हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे यूनिट 2 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे यूनिट 2 भी आप लोग की ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के ऊपर ही बेस होने वाली है, जिसपे हमारी यूनिट 1 भी थी। तो यूनिट 2 में यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट आप लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें कुछ जो है कह सकते हो 3-4 मेजर पोर्शंस के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला आता है डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल्स। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमारे कुछ जो शेड्यूल्स हैं, जैसे हम लोगों ने यूनिट 1 में भी शेड्यूल्स को देखा था, बट यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलरली कुछ शेड्यूल्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे कि GHMN, PTU वगैरह। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने सेल ऑफ ड्रग्स एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स के रिलेटेड जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, उसको हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो कुछ टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करते हैं, उनके बारे में भी हमें यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। तो ये हमारे यूनिट 2 का पूरा सिलेबस रहने वाला है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड यूनिट 5 के बाकी लेक्चर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, और बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग बात करें कि हमें कितने शेड्यूल्स के बारे में बेसिकली डिटेल्स में पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे GHMNPTUVXY, ठीक है, शेड्यूल F का पार्ट 12 भी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे DMR ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये मतलब शेड्यूल से थोड़ा हटके हो जाता है, बाकी इतने शेड्यूल्स के बारे में और इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने शेड्यूल G के बारे में। तो देखिए, शेड्यूल जी हमारा क्या होता है, ये देखिए, ये हमारी कह सकते हो वो प्रिपरेशन होती हैं जो कि हमारे यहाँ पे कह सकते हो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब के नहीं ले जा सकती। मतलब ये हमारी वो दवाएं होती हैं, मतलब बेसिकली इसके अंदर हमारी हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हार्मोन रिलेटेड, जैसे इंसुलिन वगैरह होता है। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो मेडिसिन लिस्टेड एट शेड्यूल जी कैरी अ कॉशन ऑन द लेबल, ठीक है। और ये कॉशन मतलब कि वार्निंग होती है, और ये वार्निंग क्या स्टेट करती है, मतलब क्या बताती है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। यानी कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इसको अपने आप से ले लेना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये हमारी थोड़ा सा कह सकते हो सेंसिटिव एंड हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं, जिनको हमें किसी डॉक्टर के कह सकते हो सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अब इसके अंदर हमारी कुछ ड्रग्स की बात करें तो जैसे हमारा मरकेप्टोप्यूरिन हो गया, थियोटेपा हो गया, प्रीमिडोन हो गया, इंसुलिन हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, ब्यूसल्फान हो गया। तो ये सारे हमारे इसके अंदर कुछ ड्रग्स हो जाती हैं ना। बात करें हम लोग यहाँ पे शेड्यूल एच के बारे में, तो देखिए, शेड्यूल एच के अंदर हमारे यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स देखने को मिलती हैं। यानी ये हमारी वो ड्रग्स होती है जिनको हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, द ड्रग लेबल मस्ट डिस्प्ले द टेक्स्ट RX। तो यहाँ पे देखिए, जो ड्रग का लेवल है, ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे RX जो है टॉप पे देखने को मिलता है। वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सिंपल सा मतलब हो गया डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ये दवा मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। उसके बाद यहाँ पे ड्रग्स अंडर शेड्यूल एच इफ कम्स अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 आर लेबल्ड विद सिंबल NRX एंड शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नार्कोटिक या फिर मतलब कह सकते थोड़ा नशीली दवाएं है, जो कि थोड़ा सा कह सकते हो, आप समझ रहे हो कि, ठीक है, थोड़ा सा नींद वगैरह वाली, तो उनके अंदर हमारा जो है NRX सिंबल मेंशन होता है। देखिए, नॉर्मल कोई दवा है, अगर वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती तो उसके अंदर RX मेंशन होगा, लेकिन अगर कोई नार्कोटिक ड्रग है तो वो तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नहीं मिल सकती, पहली बात, लेकिन उसके अंदर NRX मेंशन होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि शेड्यूल एच ड्रग की वार्निंग, जो वार्निंग क्या होती है, यही वार्निंग होती है ना, टू बी सोल्ड बाई रिटेल ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे NRX सिंबल मेंशन होता है, ठीक है, बस ये एक डिफरेंस होता है। बाकी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर हमारा साइक्लोवीर हो गया, कार्बिडोपा हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, ट्रेटिनोइन हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं।
ना बात करते हैं हम लोग अपने शेड्यूल एम की ड्रग्स के बारे में। तो देखिए शेड्यूल एम हमारा होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, GMP से रिलेटेड। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कह सकते हो जो भी कह सकते हो गाइडलाइंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं। तो जैसे देखिए इट इज़ डिफाइंड एज पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो देखिए इन सभी चीज़ों को आप लोग अपने आने वाले सेमेस्टर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हो। बाकी इतना समझो कि क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्वालिटी को एश्योर करने का हमारा पार्ट होता है GMP, जिससे हमारी क्वालिटी एश्योर होती है कि हमारी ड्रग्स बहुत अच्छी क्वालिटी है। which is aimed to ensure that the product are consistently manufactured to the quality appropriate to their intended use। यानी कि वही चीज़ है कि हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ड्रग यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। बाकी इट डील्स विद रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पे देखिए प्रेमिसेस का मतलब वो जगह होती है जहाँ पे हमारी कोई भी इंडस्ट्री वगैरह या फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह, मतलब जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह सेटअप होती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। बाकी प्लांट वगैरह भी वही हो गया कि हमारा बड़ा सा जो है एक फैक्ट्री प्लांट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी उसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं, तो उन सभी से रिलेटेड मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट होने ही चाहिए, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेमिसेज एंड मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, कि मतलब जो भी जगह है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी लोकेशन और सराउंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग और प्रेमिसेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब वही चीज़ हमारा जहाँ पे हमारी कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग हो सके। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कि वेस्ट हमारा प्रॉपर डिस्पोज हो सके। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर स्टोर्स होने चाहिए जहाँ पे हम लोग चीज़ों को स्टोर कर सके। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग स्पेस होना चाहिए। उसके बाद स्टेराइल प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर मान लीजिए हमारी कोई ऑप्थेल्मिक या फिर कह सकते हो पेरेंटल प्रिपरेशंस है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर स्टेरलाइजेशन का माहौल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत बिना किसी कंटामिनेशन के बनाने चाहिए। उसके बाद कंटेनर्स क्लीनिंग के लिए प्रॉपर जो है सिस्टम्स होने चाहिए, ठीक है, मशीनरी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हो हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, यानी कि कह सकते हो एक बैच में कितनी दवाएं मैन्युफैक्चर हो रही है उन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। सैनिटेशन हो चाहिए कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जो, ठीक है। उसके बाद वर्कर्स की प्रॉपर हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, यानी कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो उन सभी का रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है अपने GMP के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बात करें रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। तो देखिए अगर जो हमारा एरिया है, तो देखिए बेसिक इंस्टॉलेशन की बात करें तो कम से कम हमें यहाँ पे जो है 30 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए और अगर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ये जो है लगभग 60 स्क्वायर मीटर, यानी कि इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और एनसीएलआरटी एरिया, यानी कि देखिए ये हमारा वो एरिया होता है जहाँ पे कह सकते हो मीटिंग्स वगैरह या फिर कह सकते हो रेस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो उसके लिए भी कम से कम 10 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इक्विपमेंट्स की बात करें तो कम से कम यहाँ पे कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स होने ही चाहिए, जैसे हमारा कोलाइडल मिल हो गया, मिक्सिंग एंड स्टोरेज टैंक्स हो गया, स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स हो गया, प्लानिटरी मिक्सर हो गया, ट्रिपल रोलर मिक्सर, एयर कंडीशनर, ठीक है। ये सारे कह सकते हो इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पे होने ही चाहिए। इसके अलावा तो होने चाहिए लेकिन ये सारे बेसिक नीडेड हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे शेड्यूल एन के बारे में। तो देखिए शेड्यूल एन हमारा क्या होता है, शेड्यूल हमारा मिनिमम फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स को डिफाइन करता है जो कि एक फार्मेसी को रन करने के लिए होने ही चाहिए। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे कोई फार्मेसी यानी कह सकते हो कोई मेडिकल शॉप वगैरह रन करनी है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उसके बाहर एक फार्मेसी का लोगो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ वर्क स्पेस होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन होना चाहिए अगर हमारी कोई टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिकेशन है उसको स्टोर करने के लिए। उसके बाद स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन यानी प्रॉपर स्टोरेज एरिया होना चाहिए। ड्रग्स के अंदर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी और लाइसेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल पी ड्रग्स की बात करें तो देखिए ये हमारी जो है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स को जो है शो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हमारा एम्पिसिलिन हो गया, कुछ ड्रग्स एग्जांपल हम लोग देखें तो इसकी लाइफ पीरियड 36 मंथ होता है। एड्रामाइसिन हो गया इसका 30 मंथ्स होता है, ठीक है। एम्पिसिलिन सोडियम हो गया इसका 36 मंथ्स होता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका लाइफ पीरियड यहाँ पे इस शेड्यूल के अंदर मेंशन होता है। शेड्यूल P1 की बात करें तो इसके अंदर हमारा पैक साइज मेंशन होता है, जैसे कि कितनी टैबलेट्स हमारे कह सकते हो पैक वगैरह होनी चाहिए। जैसे एस्पिरिन के अंदर हमारा 14 टैबलेट्स का पैक साइज होता है। ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट हमारे कैप्सूल्स होती हैं जो कि 25 कैप्सूल्स का पैक साइज होता है। तो ये सारे हमारे कह सकते हो शेड्यूल P के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बात करें शेड्यूल टी के बारे में तो देखिए शेड्यूल टी हमारा यहाँ पे ये भी हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से ही डील करता है, लेकिन किसके लिए, हमारा आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। देखिए अभी हम लोगों ने जो शेड्यूल एम देखा था वहाँ पे एलोपैथिक यानी कि जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है।
तो इसके अंदर भी जैसे हमारा प्रेमिसेस एंड प्लांट रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। और क्या पर्सनल मतलब कि काम करने वाले एम्प्लॉय होने चाहिए अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज और पैकेजिंग होनी चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल यू की बात करें तो देखिए शेड्यूल यू हमारा जो है स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका जो रिकॉर्ड्स वगैरह का मेंटेनेंस जो भी होता है वो सारी चीज़ें हमारे शेड्यूल यू में मेंशन होती हैं। अब इसके अंदर जैसे हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड हो गया, रॉ मटेरियल रिकॉर्ड हो गया, क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टेबिलिटी टेस्टिंग रिकॉर्ड हो गया, पर्सनल एंड इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, तो ये सारे हमारे कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे शेड्यूल वी के बारे में, तो शेड्यूल वी देखिए हमारा क्या होता है, शेड्यूल वी हमारा डील करता है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कि जो हमारी कह सकते हो पेटेंट वगैरह पेटेंट दवाएं होती हैं, या फिर इसके अलावा बात करें तो जो हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसके अंदर हमारी विटामिन्स और मिनरल प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब कह सकते हो कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी एक जो है आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। जैसे इसके अंदर हमारे यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डोजेज, ठीक है, तो डोजेज का हमारा प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं चीज़ें वो होनी चाहिए, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, थेरापेटिक यूज स्टैंडर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल एक्स की बात करें तो शेड्यूल एक्स हमारे यहाँ पे जो है हैबिट फॉर्मिंग या फिर पोटेंशियली एडिक्टिव ड्रग्स को यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। मतलब कि जैसे जो दवाएं हमारी यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो आदत लगा देती हैं, ठीक है, जिनकी आदत लग सकती है रिक्वायर, तो उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टू प्रिवेंट मिस यूज एंड अब्यूज। अब जैसे कि कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है तो सबसे पहली बात कि वो तो प्रिस्क्रिप्शन पे देनी ही चाहिए, उसको प्रिस्क्रिप्शन के अलावा तो देना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइम तक दी जा रही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक देने पे उसकी आदत लग जाती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देनी होती है। शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर प्राइमरी नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज विच कैन हैव सीरियस रिस्क इफ मिस यूज। तो वही चीज़ें कि इसके अंदर हमारी नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ जाती हैं। शेड्यूल वाई की बात करें तो इसके ये हमारा जो है डील करता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स होता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के अंदर होता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, तो पहले हमारा जो है क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा फेजेस, तो आपको पता होगा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ होते हैं, 4 फेज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद एथिकल गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि जिनके ऊपर भी हमें यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल करना है उनको इन्फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, उनका कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है, कि आपके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। उसके बाद प्रॉपर डाटा रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। सेफ्टी रिपोर्टिंग, ठीक है, सेफ्टी भी हमें रखनी पड़ती है। उसके बाद इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, और उसके बाद फाइनली जो हमारी सब चीज़ें हो जाती है तो हमारी दवा मैन्युफैक्चर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल एफ पार्ट 12 बी की बात करें तो देखिए शेड्यूल एफ के अंदर बहुत सारे पार्ट है, बट अगर हम लोग प्रॉपरली जो है इस पार्ट 12 बी की बात करें तो ये हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ब्लड बैंक्स और ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए उनको यहाँ पे मेंशन करता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है कि जो है ब्लड बैंक और ब्लड डोनेशंस के लिए क्या क्या हमारा लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, क्या कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पर्सनल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन एंड टेस्टिंग, स्टोरेज एंड सेल्फ लाइफ, क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, तो ये सारे हमारे मतलब कह सकते हो जो हमारा ब्लड बैंक्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड हमारा होता है, ब्लड स्टोर, मतलब हर तरह का ब्लड देखने को मिलता है, तो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए वो हमारा शेड्यूल एफ में मेंशन होती है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो देखिए होता क्या है कि जैसे इसमें थोड़ा सा समझिए ना कि कुछ हमारे ऐसे मैजिक रेमेडीज का मतलब ऐसा थोड़ा सा आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा, टोना टटका वगैरह चीज़ें होती है ना, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं ना कि थोड़ा सा वो जो जादू वगैरह करते हैं कि आपके ऊपर से भूत वगैरह भगा देंगे, ऐसा कुछ होता है ना वहाँ पे, तो मतलब उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा कह सकते हो रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या था कि वो सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब कि मिराकलस, मतलब कि थोड़ा सा एक जादुई चीज़ है या फिर एग्जैगरेटेड हीलिंग इफेक्ट, यानी कि जितना हीलिंग नहीं हो सकती उससे ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट शो हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है किसी भी जगह पे तो उसको रोकने के लिए हमारा ये एक्ट लाया गया, ठीक है।
कंट्रोलिंग द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो भी हमारा ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज, ऐसी ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज थी जो कि हमारा मिराकलेस और एग्जेगरेटेड हीलिंग इफेक्ट शो करती हैं, उनको रोकने के लिए हमारा ये एक्ट लाया गया। तो इसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ, अब इसके अंदर क्या क्या थी, प्रोहिबिशन ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजिंग, यानी कि अगर किसी चीज़ का फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रोहिबिशन, यानी उसको रोकना है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिजीज एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे उन सारे डिजीज और कंडीशंस मेंशन होती हैं जिनको यहाँ पे जनरली जो है कह सकते हो नहीं ट्रीट किया जा सकता, या फिर कह सकते हो जो है इन सारी चीज़ों से नहीं ट्रीट किया जा सकता, ठीक है। तो उन सभी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बाद यहाँ पे बैन ऑन मैजिक रेमेडीज, ठीक है, तो जो भी मैजिक रेमेडीज थी, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें थी उनके ऊपर बैन लगाया गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे इन सभी चीज़ों को कोई मतलब इन सारे कह सकते हो लॉज को, ठीक है, कोई अगर ब्रेक करता है, ठीक है, वायलेट करता है, तो उसके लिए जो भी पेनाल्टीज होती हैं, मतलब कि जो भी कह सकते हो एक दंड वगैरह होता है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमारा मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा अपने डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल्स के बारे में, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सेल का मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी यहाँ पे ड्रग्स की सेल वगैरह होती है, जो कि यहाँ पे आप जो है मेडिकल शॉप वगैरह में होती है, या फिर डायरेक्ट हमारे कह सकते हो होलसेल, हमारे बहुत सारे होलसेलर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह का कह सकते हो मतलब जो भी हमारे कह सकते हो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइसेंस के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए सेल हमारी क्या होती है, सेल इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स, यानी कि मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक जो हमारा कह सकते हो ड्रग्स को पहुंचाने वाला काम होता है, वही हमारा सेल होता है। द सेल लाइसेंस इन इंडिया इज एक्वायर्ड बाय होलसेलर्स एंड रिटेलर्स हु आर एंगेजिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ड्रग्स हमारी दो तरह से सेल होती है, अगर आप लोग को पता हो तो। एक हमारी होती है होलसेल, ठीक है, जहां से हमारी कह सकते हो मतलब होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स को बड़े बिग अमाउंट में सेल करते हैं। और एक हमारे होते हैं रिटेलर्स, तो रिटेलर्स हमारी सिंपल मेडिकल शॉप्स होती हैं जो कि हमारे आसपास के एरिया में देखने को मिल जाती हैं, जहां से हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो है दवाएं वगैरह लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह से। और ये रिटेलर्स क्या होते हैं, मतलब देखिए रिटेलर्स वही होते हैं जो हमारे सिंपल मेडिकल शॉप्स होती हैं जहां से हम लोग डायरेक्टली दवाएं खरीदते हैं, ठीक है। मतलब रिटेलर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली दवा भेजते हैं। और होलसेलर्स क्या होते हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स तक दवा पहुंचाते हैं, यानी रिटेलर्स जो है होलसेलर से दवा खरीदते हैं और हम लोग जो है रिटेलर से जाके दवा खरीदते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ होलसेलर्स ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक भी दवा पहुंचाते हैं, रिटेलर्स तक भी पहुंचाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी जनरली हमारे यहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग लाइसेंस हमें देखने को मिलते हैं सेल्स के लिए। पहला होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस, दूसरा होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस, थर्ड होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड ड्रग लाइसेंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होलसेल ऑफ ड्रग्स, या फिर इसके अंदर जो भी लाइसेंस आते हैं। तो देखिए होलसेल का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे देखिए होलसेल ऑफ ड्रग लाइसेंस इन इंडिया इज इश्यूड बाय सीडीएससीओ, यानी कि जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही हमारा लाइसेंस को इशू करता है होलसेल के लिए। टू दोज होलसेलर्स हु आर डूइंग बिजनेस इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, तो जो भी फार्मास्यूटिकल्स में बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए होलसेल ना दो तरह से होता है, एक हमारा होता है होलसेल डायरेक्टली शॉप से, ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं होलसेल की। और दूसरा हमारा होलसेल यहाँ पे मोटर व्हीकल्स के थ्रू भी होता है, यानी कि कह सकते हो जो हमारी कह सकते हो ये हमारे मोटर व्हीकल्स के थ्रू हमारे क्या होते हैं कि जगह जगह जाके हमारी रिटेलर्स तक जो है दवाओं को कह सकते हो एक ह्यूज बिग अमाउंट में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, बल्क अमाउंट में। तो यहाँ पे दो तरह की होलसेल होती है, तो दोनों तरह के लिए हमारे अलग अलग टाइप के लाइसेंस होते हैं। जैसे शॉप्स की बात करें, ठीक है, अगर डायरेक्टली मान लीजिए बड़ी किसी दुकान में सेल हो रही है, तो उसके लिए दो अलग अलग लाइसेंस है। पहला है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए, और दूसरा है वो ड्रग्स जो कि C एंड C1 ड्रग्स, C1 के अलावा जितना भी शेड्यूल है उसके अंदर जो भी ड्रग्स हैं उनके लिए अलग हो जाता है। और मोटर व्हीकल के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है, पहला हमारा लाइसेंस फॉर C एंड C1, दूसरा हमारा लाइसेंस फॉर ड्रग्स अदर देन C एंड C1। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होलसेल फ्रॉम शॉप्स के बारे में, ठीक है। जैसे दो टाइप का है, फ्रॉम शॉप्स, फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। तो देखिए होलसेल फ्रॉम शॉप्स रिफर्स टू सेल ऑफ ड्रग्स टू बल्क क्वांटिटीज फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेस, इट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ लाइसेंस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारा फिक्स प्लेस, यानी किसी जगह पे हमारी बड़ी सी दुकान होती है, वहां से हमें जो है ड्रग्स यहाँ पे सेल होती है, ठीक है, रिटेलर्स को। और इसके अंदर हमारे दो लाइसेंस आ जाते हैं, एक C एंड C1 ड्रग्स के लिए और एक अदर देन C एंड C1 ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए जो भी ड्रग्स हमारी इस शेड्यूल के अंदर मेंशन है उनको हमें होलसेल करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी लाइसेंस के लिए। तो देखिए द लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट एरिया नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर से कम इससे ज़्यादा एरिया होना चाहिए, ठीक है, जो है होलसेल करने के लिए। और वहाँ पे जो है एडिक्वेट प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर होना चाहिए उनकी पोटेंशियल को प्रिजर्व करने के लिए सभी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए द लाइसेंसी मस्ट हैव डिटेल रिकॉर्ड, यानी कि उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए सभी टाइप के परचेस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन का। और उनमें जो है क्वांटिटी भी मेंशन होनी चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, सप्लायर्स और बायर्स सभी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे जो भी हमारी ड्रग सेल हो रही है उससे लेके 3 साल तक मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा लाइसेंस है वो हमारा जो भी प्रेमिसेस यानी कि जो होलसेल वाली दुकान है वहाँ पे हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि जो है पब्लिक उसको ओपनली देख सके, है ना। द लाइसेंस में नीड पीरियोडिक रिन्यूअल, यानी कि हो सकता है कि लाइसेंस अगर हमारे कोई भी टाइप की चेंजेस वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ पे लाइसेंस को हमें दोबारा से रिन्यू भी कराना पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे द लाइसेंस डिजायर टू सेल एनी अदर कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स ही शुड सीक परमिशन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी कि अगर यहाँ पे C&C1 के अलावा जो है कोई और ड्रग सेल करना चाह रहा है तो उसको यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उसके बाद बात करें तो C&C1 के अलावा जितनी भी ड्रग्स हैं, तो देखिए इसमें C&C1 वाला तो सारा रूल फॉलो होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो एक मेजर चीज फॉलो करनी होगी कि इसमें हमें जैसे जो C&C1 के अलावा जितनी भी ड्रग्स हैं, तो अगर वो ड्रग्स हमारा होलसेलर सेल कर रहा है तो उसको सेल यहाँ पे ऐसे ही पर्सन को करनी है जिसके पास जो है लाइसेंस हो, मतलब प्रॉपर रिटेल सेल का लाइसेंस हो। और लाइसेंस कौन सा, उसके पास भी सेम लाइसेंस होना चाहिए, मतलब उसके पास भी ये लाइसेंस होना चाहिए कि वो हमारा C&C1 के अलावा जितनी भी ड्रग्स है उनको सेल कर सकता है। अगर वो लाइसेंस हमारा है तो हमारा जो कह सकते हो जो हमारा कह सकते हो जो है होलसेलर है वो यहाँ पे इन टाइप की ड्रग्स को सेल कर सकता है, यानी कि उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे वो जो है किसी ऐसे पर्सन को ड्रग्स ना सेल कर दे जिसके पास ये वाला लाइसेंस ना हो, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट में होलसेलर जो है रिटेलर्स को सेल करते हैं, है ना। नाउ बात करें हम लोग यहाँ पे होलसेल फ्रॉम मोटर व्हीकल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है एट द प्रेजेंट टाइम, यानी आज की बात करें तो आज के दिन में जो है मोटर व्हीकल्स के लिए भी हमारा होलसेल का लाइसेंस ग्रांट किया जाने लगा है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। सेपरेट लाइसेंस आर नीडेड फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स अंडर शेड्यूल C&C1 एंड अदर देन दो स्पेसिफाइड एंड C&C1, यानी कि देखिए C&C1 के लिए एक अलग लाइसेंस होगा और अगर उसके अलावा कोई ड्रग है तो उसके लिए अलग लाइसेंस होगा। अब उसके लिए देखिए कंडीशन जो है हमारी होलसेल फ्रॉम शॉप के अंदर जितनी कंडीशन हम लोगों ने देखी वही सारी कंडीशन ही रहती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए द ड्रग शुड बी बॉट फ्रॉम अ लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, यानी कि इसी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से ही ड्रग बॉट करनी चाहिए, ठीक है। और होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल्स हैविंग वैलिड लाइसेंसेस फॉर रिटेल सेल, यानी कि देखिए इसमें होता क्या है, जैसे रिटेल सेल तक हमारी जब दवाएं हमारे होल सेल से रिटेल सेल तक पहुंचाई जाती हैं तो उसमें जो भी मोटर व्हीकल्स होते हैं तो इसमें थोड़ा सा यही काम होता है, ठीक है। बाकी देखिए लाइसेंस हमारा जो है व्हीकल के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर हमारा कोई भी चेंज किया जाता है ऑनरशिप, यानी कि उस व्हीकल की ऑनरशिप में या फिर जो है जो भी फर्म है, ठीक है, जिसने लाइसेंस लिया है उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसको यहाँ पे लाइसेंस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये था हमारा होलसेल, और अब हम बात करते हैं रिटेल सेल के बारे में। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में, तो रिटेलिंग ऑफ ड्रग्स इज डन थ्रू शॉप्स और बाय वेंडर्स। अब यहाँ पे देखिए रिटेलिंग भी हमारी दो टाइप से होती है, एक हमारी जो है डायरेक्टली हमारी मेडिकल शॉप, या फिर एक हमारी जो है वेंडर्स, यानी कि जो है वेंडर्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। बाकी इन दिस ड्रग्स आर डायरेक्टली सेल्स टू कंज्यूमर्स, यहाँ पे हम लोग ड्रग्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। अब इसके भी हमारे दो तरीके होते हैं, तो वही चीज जो हम लोगों ने देखा कि हमारा शॉप एक हमारा वेंडर। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉप्स के बारे में, तो ये हमारी सिंपली जो हमारी मेडिकल शॉप्स हमारे लोकल एरियाज में देखने को मिल जाती हैं वही हमारी हो जाती हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे फॉलोइंग्स आर द रूल्स, तो यहाँ पे ये सारे हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि हमारा जो फैसिलिटीज है तो वो हमारी शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि हमारा जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक फार्मेसी को रन करने के लिए उनको वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे परचेस जो है हमारा सिर्फ लाइसेंस होलसेलर से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक सेपरेट लाइसेंस होना चाहिए C&C1 और एक्सट्रैक्ट्स के लिए। उसके बाद सेल जो है हमारा क्वालिफाइड सुपरविजन के अंडर में होना चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर रिकॉर्ड और प्रॉपर इंस्पेक्शन यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स कैन बी डन फ्रॉम फॉलोइंग शॉप्स, ठीक है। अब इसके लिए देखिए जो हमारी कह सकते हो मेडिकल स्टोर्स हैं ये भी हमारे तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही है, बट यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होती है ड्रग्स की, ये हमारा एक चीज़ हो जाती है। फार्मेसीज में क्या होता है, ये हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में भी होता है और यहाँ पे कंपाउंडिंग भी हो जाती है। और ड्रग स्टोर्स क्या होते हैं, ये हमारा किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, और हमारी जो हाउस होल्ड रेमेडीज होती है यानी सिंपल जो कह सकते हो कुछ हमारी दवाएं होती हैं, बहुत सिंपल से नुस्खे होते हैं जो भी कह सकते हो मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सेल होती हैं। और फिर हमारा सेकंड आ जाता है रिटेल सेल फ्रॉम वेंडर्स। अब देखिए वेंडर्स क्या होते हैं कि जैसे इसमें मतलब कह सकते हो किसी पार्टिकुलर जो है बिजनेस या फिर मतलब कि जो है लाइसेंस किसी पार्टिकुलर पर्सन वगैरह को दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें देखिए होता क्या है, सम टाइम ड्रग्स आर सोल्ड बाय वेंडर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बट हैव बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस फॉर बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू कंडक्ट बिजनेस इन अ पार्टिकुलर एरिया। तो इसमें देखिए वेंडर्स भी वही होते हैं कि जो कि मतलब कह सकते हो थोड़ा सा जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारा जो है होलसेल में आप लोगों ने देखा कि हमारा मोटर व्हीकल से क्या हो रहा था, हमारा सर्कुलेट हो रहा था अलग अलग एरिया में। तो वेंडर्स भी हमारे जो है कि अलग अलग मतलब एक इनका पार्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे लोग ड्रग वगैरह सप्लाई करते हैं। बाकी देखिए फॉर वेंडर्स लाइसेंसेज इशूड ओनली फॉर ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C&C1, यानी कि देखिए जो भी ड्रग्स हमारे यहाँ पे शेड्यूल C&C1 में
जो है अदर दैन डोज, ठीक है, मतलब कि मतलब इसके अलावा जो ड्रग्स होती हैं उन्हीं के लिए हमारा लाइसेंस यहाँ पे कह सकते हो इशू होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें अपने रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के बारे में। तो देखिए रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हमारा जो है एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर किसी मतलब एंटिटी को दिया जाता है, जो कि क्या होता है कि मतलब इसमें हमारी कह सकते हो रेस्ट्रिक्टेड, जैसा इसका नाम ही है, तो इसमें हमारी कुछ दवाएं रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दवाओं को सेल किया जा सकता है। मतलब देखिए इसमें होता क्या है कि किसी एक पर्सन को यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल को लाइसेंस जो है मतलब अलाउ किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ बहुत लिमिटेड ड्रग ही सेल की जा सकती है, यानी कि बट विथ स्पेसिफिक लिमिटेशंस एंड कंडीशंस सेट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि इसमें सेट होती हैं कुछ लिमिटेशंस, जैसे कि हमारा रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इज इशूड फॉर ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी1 एंड एक्स एंड दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी1 एंड बट नॉट इन शेड्यूल एक्स। देखिए इसमें सिंपल से हम लोग बात करें तो जो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसमें हमारी जो शेड्यूल सी एंड सी1 की ड्रग्स हैं सिर्फ वही हमारी सेल हो सकती हैं, क्योंकि देखिए ना हमारी शेड्यूल एक्स में जो ड्रग्स हैं वो सेल हो सकती हैं, ना तो सी सी1 और एक्स के अलावा, यानी कि देखो एक्स वाली तो हो नहीं सकती, और सी सी1 और एक्स के अलावा जितनी है वो भी नहीं हो सकती, तो कौन सी हो सकती है? सिर्फ सी एंड सी1 की हो सकती है, ठीक है। या फिर और इसके अलावा बात करें तो सिर्फ फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड कंडीशंस, और ये हमारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो लाइसेंसी है उसके पास प्रॉपर प्रेमिसेज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एरिया होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ड्रग स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस हमारा प्रेमिसेज के फ्रंट में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे द ड्रग शुड बी बॉट ओनली फ्रॉम अ लाइसेंस डीलर, ठीक है, तो लाइसेंस डीलर से ही ड्रग बॉट होनी चाहिए। उसके बाद ड्रग जो है सिर्फ ओरिजिनल कंटेनर में ही सोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। बाकी देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्लासेज ऑफ ड्रग्स के बारे में, जो कि जिनकी सेल हमारी यहाँ पे प्रोहिबिटेड यानी कि मना है, ठीक है, वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे मिस ब्रांडेड स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग्स नहीं सेल हो सकती, या फिर कुछ हमारी ऐसी पेटेंट मेडिसिन है जिसका फॉर्मूला नहीं डिस्क्लोज है, फॉर्मूला नहीं मेंशन है, वो भी नहीं हो सकती। उसके बाद जो भी हमारी ऐसी डिजीज है जो कि शेड्यूल जे में मेंशन है, जैसे कि हमारा कैंसर वगैरह हो गया जिसको पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, एड्स वगैरह हो गई, उनको अगर कोई ड्रग क्लेम करती है क्योर करने की, तो वो भी नहीं सेल हो सकती। उसके बाद जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट होती है जो है हमारे रूल्स को वायलेट करके, यानी कि रूल्स को ब्रेक करके अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चर या इम्पोर्ट की जा रही हो तो वो भी नहीं सेल हो सकती। एक्सपायर ड्रग्स बिल्कुल नहीं सेल हो सकती। उसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ कुछ ड्रग होती हैं जो कि फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी शोल्ड मेंशन होता है, ठीक है, जिनके अंदर वो ड्रग यहाँ पे सेल नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फ्री सैंपल के लिए बनाई जाती हैं। अब मान लें हम लोग अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज के बारे में, यानी कि जो भी हम लोगों ने देखी है चीज़ की, जो भी हमारी ड्रग्स हैं जो कि नहीं सेल हो सकती, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी सेल करता है उनको, तो क्या क्या कह सकते हो दंड के प्रावधान है, ठीक है। तो ऑफेंसेज मतलब कि क्या क्या चीज़ें, जैसे हमारा कोई भी अगर मान लीजिए सेल स्टॉकिंग एग्जीबिशन होता है हमारी ऐसी ड्रग का जो कि हमारा डेथ कॉज कर सकती है, फिर सीरियस हर्ट कर सकती है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे 5 साल से लेके पूरी लाइफ टाइम तक का हमारा इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकती है, और 10,000 से ज़्यादा का फाइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी टाइप की स्पूरियस यानी नकली दवा अगर मान लो सेल हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे पहली बार में 3 से 5 साल तक की जेल और 5,000 से ज़्यादा का फाइन, ठीक है, और दूसरी बार में अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 6 से 10 साल की जेल और 10,000 से ज़्यादा का फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी टाइप की एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी दवा देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि लेकिन उसके अंदर अगर हमारा कोई भी मतलब देखिए दवा मिलावटी है लेकिन टॉक्सिक नहीं है, तो इसमें 1 से 3 साल तक की पहली बार में जेल और 2 से 4 साल तक की सेकेंड टाइम में, अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो जेल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए जो हमारा रिकॉर्ड वगैरह प्रॉपर मेंटेन नहीं हो सकता, तो वहाँ पे भी हमारी 1 साल की जेल और 1,000 तक का फाइन देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारे यहाँ पे सेल ऑफ ड्रग्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे बात करो, देखिए लेबलिंग आप सभी को पता है कि जो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी दवाएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा कैप्सूल हो, चाहे हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म हो, सभी में हमारी लेबलिंग होती है, ठीक है, जिसमें हमारा जो भी हमारा दवा है उसका नाम मेंशन होता है, उसका यहाँ पे कह सकते हो कंपनी मेंशन होती है, ठीक है, कि किस कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ है, उसमें यहाँ पे डोजेज मेंशन होती है, उसमें यहाँ पे फॉर्मुला मेंशन होता है, उसमें सब चीज़ें मेंशन होती है कि कितने mg की दवा है, तो वही होती है लेबलिंग। और पैकिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि जिस जिस भी पैकिंग में हमारी दवा पैक होके आती है, जैसे कि टैबलेट्स हमारी जनरली यहाँ पे प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम फॉयल्स में पैक होती हैं, है ना, और सिरप्स वगैरह हमारे यहाँ तो जो है हमारे यहाँ पे जो है ग्लास कंटेनर्स में या फिर जो है प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक होते हैं, तो वो हमारी पैकिंग होगी। तो उसके रिलेटेड हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स आर क्रिटिकल प्रोसेस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए यही हमारी लास्ट प्रोसेस होती है, मतलब इसके बाद हमारी ड्रग्स जो है मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाती है। दे इंश्योर दैट मेडिकेशंस आर सेफ, इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल टू पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यानी कि यहाँ पे देखिए इस लेबलिंग एंड पैकिंग के बाद ही हमारी जो ड्रग है वो हमारी पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को यहाँ पे एक्सेसिबल होती है ना, मतलब वो उसको एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि उसी के अंदर हमारी ड्रग होती है, और सेफ और इफेक्टिव यानी कि उसको सेफ बनाए रखने का काम करती है।
अब देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने कुछ जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या जो है कुछ जनरल चीजें हमारी लेबलिंग के रिलेटेड होनी ही चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारा ड्रग नेम आ जाता है, तो इसमें हमारा प्रॉपर नेम ऑफ ड्रग जो है हमारा प्रिंट होना चाहिए लेबलिंग में, ठीक है। उसके बाद नेट कंटेंट, तो उसका जो है कंटेंट यहाँ पे वेट या वॉल्यूम में या फिर मैट्रिक सिस्टम में फिर यूनिट्स में, ठीक है, जिस भी टाइप की दवा है उसमें हमारा उस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ओरल लिक्विड हो गया तो कंटेंट पर सिंगल डोज, ठीक है। लिक्विड पेरेंटल्स हो गया तो कंटेंट पर एमएल हो गया, सॉलिड पेरेंटल तो कंटेंट पर एमजी हो गया, ठीक है। मतलब इस इन सभी तरीकों में मतलब अलग अलग में हमारा कंटेंट मेंशन होना चाहिए, कितनी हमारा कंटेंट हमें जो है पर मतलब लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो नेम एंड एड ऑफ मैन्युफैक्चर, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, कि हमारा कहाँ से जो है दवा वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ के एड्रेस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर मेंशन होना चाहिए, बैच नंबर, ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे फ्री सैंपल्स टू मेडिकल प्रोफेशन, तो अगर मान लीजिए फ्री सैंपल है, ठीक है, तो उसमें हमारा नॉट टू बी सोल्ड मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर हमारी कोई अल्कोहलिक प्रिपरेशन है और उसका परसेंटेज हमारा 3% से ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे वो भी हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद जो भी हैंडलिंग, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद उसका जो एमआरपी है वो तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन होना ही चाहिए। और उसके बाद हमारा टूथपेस्ट अगर हमारा फ्लोराइड है, ठीक है, तो उसका फ्लोराइड जो है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में हमारा मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कुछ स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जैसे कि कुछ हमारी स्पेशल ड्रग्स होती हैं, जैसे कि शेड्यूल C1 की कुछ अलग ड्रग्स हो गई, शेड्यूल F की अलग हो गई, है ना। तो इनके लिए क्या क्या स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे शेड्यूल C1 में हमारा जो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी जो है स्पेशली जरूर मेंशन होना चाहिए, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर ये भी हमारा मेंशन होना चाहिए। शेड्यूल F में हमारा प्रिस्क्राइब नेम जो है जरूर मेंशन होना चाहिए। शेड्यूल G में हमारा जो है शेड्यूल G हमारी यहाँ पे मतलब वो ड्रग्स होती है जो कि मेडिकल सुपरविजन के बिना नहीं ली जा सकती, ठीक है, तो उसमें ये चीज मेंशन होनी चाहिए कॉशन से, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल H में हमारा जो है ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं तो RX मेंशन होना चाहिए, और अगर कोई नार्कोटिक है तो NRX मेंशन होना चाहिए। शेड्यूल X वाली ड्रग्स में हमें यहाँ पे XRX मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल डी के ड्रग्स की बात करें तो इसमें हमारा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी, तो ये तो सिंपल सी बात है, मेंशन होती है। उसके बाद शेड्यूल जी में हमारा प्रॉपर नेम, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद शेड्यूल डब्ल्यू में हमारा प्रॉपर नेम जो है मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई हमारी एक्सटर्नल यूज के लिए प्रिपरेशन है तो उसमें हमारा मेंशन होना चाहिए कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। उसके बाद अगर कोई हमारी फार्माकोपियल प्रिपरेशन है तो उसमें हमारा जो है उसकी लेबलिंग में जहां मतलब जिस भी फार्माकोपिया की प्रिपरेशन है, जैसे आईपी इंडियन फार्माकोपिया की तो आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया की तो बीपी, ठीक है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। उसके बाद अगर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, ठीक है, कोई पेटेंट मेडिसिन है तो उसमें हमारा क्वांटिटी मेंशन होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट की, और उसका नेम और एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ये ठीक है, ये भी मेंशन होना चाहिए। और अगर कोई हमारा एनिमल के लिए मेडिसिन है तो नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, ये भी हमारा मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ जनरल और स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। अब उसके बाद हम लोग कुछ बात करें अपने कुछ स्पेसिमेन लेवल्स के बारे में, यानी कि देखिए ये हमारी कह सकते हो कि कुछ हमारी जैसे जो हम लोग दवाएं लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें जो है जो हमारी पैकेज होती है, ठीक है, उसके अंदर जो हमें पर्चा वगैरह मिलता है अलग से, ठीक है, जिसमें और ज़्यादा डिटेल्ड हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे हमारी कुछ ड्रग्स हो जाती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारी शेड्यूल एच की ड्रग है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए अगर हमारा इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट की हमारी टैबलेट है, ठीक है, IP 500 mg की, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। अब इसमें हमारा मेंशन होता है कि ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेंट, ठीक है, उसमें जो भी हमारा होता है। उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट IP, ठीक है, इक्विवेलेंट टू इरिथ्रोमाइसिन 500 mg, डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, तो ये सारी चीजें हमारी मेंशन होती है। उसके बाद स्टोर इन अ कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस, और उसके बाद हमारी वार्निंग मेंशन होती है, ठीक है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। उसके बाद हमारा जो भी MFG जो है लाइसेंस होता है, ठीक है, वो भी मेंशन होता है, बैच नंबर, MFG डेट, ठीक है, और उसके बाद एक्सपायरी डेट, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी हमारा MRP है, ठीक है, वो मेंशन होता है, और उसके बाद इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, और उसके बाद जहाँ से भी मैन्युफैक्चर हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें सेकंड की, तो हमारा आ जाता है फॉर 100 टैबलेट्स ऑफ फिनोबार्बिटोन शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो इसमें भी जैसे एक एग्जांपल के लिए बात करें तो अगर मान लीजिए 100 टैबलेट्स ऑफ फिनोबार्बिटोन, तो उसके लिए देखिए क्या क्या हमारा स्पेशल लेवल मेंशन होता है, स्पेसिमेन लेवल। तो यहाँ पे हो जाता है 100 × 50 mg टैबलेट्स ऑफ फिनोबार्बिटोन, ठीक है। उसके बाद हमारा शेड्यूल एक्स ड्रग की वार्निंग होती है, ठीक है, टू बी सोल्ड ऑन रिटेलर्स। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ से भी हमारा जो है मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके बाद हमारा यहाँ पे उसका जो है एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चीजें जो है मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करते हैं अपने कुछ लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स के बारे में, यानी कौन कौन से कलर हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखिए। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करें तो हम लोग उन कलर्स को देखेंगे सबसे पहले जो कलर हम लोग यूज कर सकते हैं, इनके अलावा हम लोग यहाँ पे कोई कलर यूज नहीं कर सकते। तो नेचुरल कलर्स की बात करें तो एनाटो, कैरोटीन, ठीक है, क्लोरोफिल, कोकिनियल, ठीक है, कुरकुमिन और
हमारा रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो इस तरीके से ये सारे हमारे कलर्स हैं जो कि हम लोग नेचुरल कलर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल में हम लोग यहाँ पे कैरोमेल, राइबोफ्लेविन ये यूज कर सकते हैं। और कोल तार कलर्स में हम लोग यहाँ पे क्विनिजारिन, ग्रीन एसएस, और उसके बाद एलिजारिन, उसके बाद सैनिन ग्रीन एफ, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ कलर्स हैं जो कि हम लोग कोल तार में यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारे वो कलर्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं, इनके अलावा जो भी कलर्स हैं वो हम लोग जनरली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो परमानेंट होते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जो है इन लेबलिंग और जो है पैकिंग में जो है कोई भी हमारा जो है गलती करते हैं जो कि हमारा कह सकते हो लीगल रिक्वायरमेंट्स में मैच नहीं करता है, ठीक है, रूल से मैच नहीं करता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज हैं। तो अगर मान लीजिए फॉल्स और मिसलीडिंग लेबलिंग हो रही है तो उसके लिए हमारा जो है 1 साल तक की जेल और 5,000 तक का फाइन है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हमारा जो है जो भी मैन्युफैक्चर है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब उससे मैच नहीं कर रहा है, तो लगभग यहाँ पे 2,000 रुपये का फाइन है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो है इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट लेबलिंग है तो उसके लिए 2 साल तक की जेल और ये 10,000 रुपये तक का फाइन है। और उसके बाद नॉन कंप्लायंस और विद पैकिंग रेगुलेशन, तो अगर पैकिंग रेगुलेशन से हमारा कंप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लगभग 2,000 का फाइन लग सकता है। तो ये था हमारे यहाँ पे लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स के बारे में, यानी इसके अंदर हमारी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यानी कि देखिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने कुछ लीगल रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, जैसे कि हमारी संस्थाएं, ठीक है, हमारे कह सकते हो कुछ एजेंसीज या फिर कुछ हमारी ऐसी जो है लीगल बॉडीज हैं जो कि हमारे कह सकते हो हमारे इंडिया में, ठीक है, जितने भी हम लोगों ने अभी एक्ट्स वगैरह देखे हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर हम लोगों ने जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे हैं, तो उन सभी चीज़ों को फॉलो कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मतलब कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनियां हैं, ठीक है, वो सभी उस इन जो भी हम लोगों ने अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े उनको फॉलो करे, या फिर अगर उसको फॉलो ना करे तो उसके लिए जो भी हम लोगों ने पेनाल्टीज ऑफेंसेस देखे हैं उन सभी को कह सकते हो कौन देता है, ठीक है, मतलब कि कौन इन सब चीज़ों की कह सकते हो देखभाल करता है, ठीक है, मतलब उसकी निगरानी करता है। तो वो सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं जो कि इसको यहाँ पे कह सकते हो पूरा नज़र में रखते हैं, ठीक है, कि हमारे देश में जो भी कह सकते हो ड्रग्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेल हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे नज़र कौन रखता है, ये सारी हमारी बॉडी रखती है, ठीक है। मतलब अगर कुछ भी गलती होती है तो ये सारी बॉडी क्या करती है, हमारी यहाँ पे कह सकते हो जो है उनको जो है मतलब जो भी हमारा पेनाल्टी वगैरह होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे देने का काम करती है। और ये यहाँ पे जो है वेरीफाई करती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमारा जो है फॉलो किया जाए सबके द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 अलग अलग टाइप की बॉडी होती हैं। एक होती है एडवाइजरी बॉडी, जो कि क्या करती है, जो कि कह सकते हो चीज़ों को लेकर एडवाइस करती है, ठीक है, कि हमारा जो है क्या क्या चीज़ें, मतलब कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, या फिर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है। एक हमारी होती है एनालिटिकल बॉडी, जो कि क्या करती है, एनालिसिस करती है कि मतलब कुछ भी गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, या फिर कुछ भी मतलब जो है किसी सैंपल में कोई मिलावट तो नहीं है, तो उसको एनालाइज करती है। और फिर एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज, तो एग्जीक्यूटिव मतलब कि ये हमारी क्या करती है, ये हमारी लॉज वगैरह को एग्जीक्यूट कराने का काम करती है, ठीक है। मतलब ये हमारा मतलब कह सकते हो ये हमारा वेरीफाई करती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सभी के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, जितने भी हमारे सेल हो रही है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, लेबलिंग एंड पैकिंग हो रही है, उन सभी में जितने भी हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े उनको वो सारे फॉलो हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज की होती है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हम लोग बात करें तो एडवाइजरी बॉडी में हमारा जो है 2 डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा DTAB आ जाता है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एनालिटिकल में आ जाता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो ये हमारे एनालिटिकल में आ जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव बॉडीज की बात करते हैं, इसमें हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर्स और कस्टम कलेक्टर्स, ये सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है थोड़ा सा ड्रग इंस्पेक्टर और DTAB, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, तो ये हमारा एक की रेगुलेटरी जो है बॉडी होती है, ठीक है, जो मेनली इंडिया की बात करें, ठीक है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हो सकती है पर मेनली इंडिया में होती है हमारा DTAB, ठीक है। वेयर इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ड्रग रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, यानी कि जितने भी टाइप के ड्रग रेगुलेशन और पॉलिसी हैं उनमें एडवाइस करने का काम हमारी ये बॉडी करती है। अब इसके अंदर हमारे देखिए मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर देखिए हम लोग बात करें ना, इसके अंदर टोटल 18 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 8 जो हमारे होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब ये हमारे यहाँ पे रिटायर हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हु इज ऑल्सो द चेयरमैन, यानी कि हमारा हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जो कि हमारे चेयरमैन होते हैं, एक हमारा वो मेंबर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा हमारा डायरेक्टर होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर होते हैं तीसरे, ठीक है। और तो फोर्थ हमारे होते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, ठीक है। अब ये हमारा जो है सेंट्रल ड्रग
लेबोरेटरी कोलकाता में है और ये हमारा कसौली में है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में, ठीक है, इनके डायरेक्टर हमारा एक होते हैं। और फिर हमारा 6 आ जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो बहुत बड़े बड़े जितने भी हमारे कह सकते हो फार्मेसी रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी के जो मेन मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एक हमारे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब ये सारे हमारे रह चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे होते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो कि हमारे लखनऊ में है। तो देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। उसके बाद हमारा आ जाता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि इनको यहाँ पे हमारा नॉमिनेट किया जाता है हमारे जो है कह सकते हो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा। तो 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अमंगस्ट पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, यानी कि ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के जो इंचार्ज होते हैं बहुत सारे होते हैं, उसमें से किन्हीं 2 को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नॉमिनेट करती है। तो देखिए इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, किससे, हमारे ड्रग कंट्रोल इंचार्ज से। और एक हमारा एक पर्सन हमारा नॉमिनेट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, ठीक है। और एक 2 पर्सन हमारे जो है 2 हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनालाइज मतलब कि जो है यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, 8 एक्स ऑफिशियो हो गए, और 5 हमारे यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड की मतलब यहाँ पे इनका चुनाव जो है इलेक्शन मतलब कि जो है कह सकते हो बहुत सारे लोगों की सम्मति के द्वारा, ठीक है, लिया जाता है। तो इसमें से एक हमारे होते हैं टीचर इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई, ठीक है। तो पीसीआई के द्वारा हमारे ये इलेक्ट किए जाते हैं। एक हमारे टीचर होते हैं मेडिसिन और थेरापेटिक्स सिलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई, ठीक है। एक हमारे फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं इलेक्टेड बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और एक पर्सन हमारा इलेक्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन, और एक पर्सन हमारा इलेक्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये 5 हमारे यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फंक्शंस ऑफ डीटीएबी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस की बात करें तो देखिए जो हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो हमारा एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी हमारे टेक्निकल मैटर्स होते हैं एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, मतलब कि एक्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेट हो पाए अच्छे से, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी हमारे मैटर्स होते हैं टेक्निकल मैटर्स उसमें एडवाइस करता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स होते हैं उनको भी ये हमारा जो है जो भी हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में जो भी मॉडिफिकेशन है उनको भी ये हमारा जो है कह सकते हो मतलब संचालित करते हैं, ठीक है, बाई कंसल्टिंग अदर बोर्ड्स, यानी कि अदर बोर्ड से यहाँ पे एडवाइस लेके यहाँ पे उसमें ये चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद इट रिव्यूज डाटा ऑन ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी स्पेशली कंसर्निंग एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो भी हमारी ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी है, मतलब कि जो भी उसका स्पेशली एडवर्स इफेक्ट है, तो उसको भी हमारे रिव्यू करते हैं कि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट है तो वो ना हो। और उसके बाद यहाँ पे इट एस्टेब्लिशेज एंड वेरीफाइज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेज टू इंश्योर दे मीट सेफ्टी एंड एफिकेसी बेंचमार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे स्टेब्लिश और वेरीफाई करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड को, ताकि वो हमारा सेफ्टी और एफिकेसी के बेंचमार्क को मैच कर पाए। उसके बाद इट रिकमेंड्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो जो भी हमारे रेगुलेशंस होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे डीटीएबी। और अब हम लोग बात करते हैं अपने ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, दिस एजेंसी कंप्राइजेज ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे देखिए होता क्या है, 2 रिप्रेजेंटेटिव हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं, और एक हमारा जो है हर एक स्टेट गवर्नमेंट से हमारा नॉमिनी होता है, मतलब कि जितने भी हमारे इंडिया में टोटल स्टेट हैं वहां से हर एक स्टेट गवर्नमेंट से एक हमारा नॉमिनी देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें दिस बॉडी हैज पावर टू रेगुलेट्स इन ऑन इट्स ऑन प्रोसीजर, यानी कि ये अपने प्रोसीजर्स को खुद से रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। तो इसके पास भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावर्स वगैरह होती हैं। फंक्शंस की बात करें तो इट एडवाइसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि ये देखिए ये किसको किसको एडवाइस करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, और डीटीएबी को भी एडवाइस करते हैं ऑन एनी अदर मैटर टेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, यानी कि एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक्ट को लागू करने के लिए जो भी यहाँ पे हमारी कह सकते हो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिलेटेड जो भी एडवाइस होती है वो हमारा ये एडवाइस करते हैं। उसके बाद इट कैन रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, और जरूरत पड़ने पे ये हमारा जो है कह सकते हो अपना प्रोसीजर को भी रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसके अंदर हमारा जाता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जैसे इसका नाम है, तो ये हमारे जो है इंडिया में कह सकते हो सेंट्रल लेवल पे जो हमारी ड्रग लेबोरेटरी होती है वो होती है। तो इसके अंदर हमारे कह सकते हो हम लोग अगर बात करें तो देखिए सबसे पहली बात ये हमारा कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश किया गया था अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इट इज द प्रीमियर नेशनल लेबोरेटरी फॉर ड्रग टेस्टिंग इन इंडिया, यानी कि देखिए ये हमारी नेशनल लेबोरेटरी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बहुत हाई लेवल की ड्रग टेस्टिंग वगैरह होती है, मतलब कि जो भी कह सकते हो बड़े बड़े केसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है जब उनकी बहुत सिक्योर टेस्टिंग करनी होती है वो हमारी इसके अंदर होती है।
वेयर इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद बात करें तो इट इज एस्टेब्लिश्ड एज सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारा सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे मतलब कि उसके जैसे हमारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक, यानी कि देखिए वही चीज़ है कि हमारा जो है क्या करता है, टेस्टिंग और जो है सर्टिफाई करता है हमारे क्वालिटी को, सेफ्टी को, एफिकेसी को। मतलब कि कुल मिला के देखिए भाई, हमारा लेबोरेटरी है तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग वगैरह ही होगी या फिर कुछ स्टोरेज वगैरह होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फंक्शंस की बात करें तो देखिए इट एनालाइजेज और टेस्ट द ड्रग और कॉस्मेटिक सैंपल सेंट बाई कस्टम कलेक्टर्स और कोर्ट्स, यानी कि देखिए वही चीज़ है कि जो बहुत बड़े बड़े हमारे कुछ केसेज वगैरह हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मैटर्स हो जाते हैं, तो उसमें हमारा जब भी कोई ड्रग वगैरह पकड़ी जाती है या फिर कुछ भी हमें एनालाइज करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो वो हमारा जो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर ही होता है। उसके बाद इट कैरीज आउट द एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्पोर्टेड सैंपल्स, यानी कि इम्पोर्टेड सैंपल्स का जो भी क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है, वो हमारा यही कैरी करता है। उसके बाद इट कलेक्ट स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि देखिए जो हमारी स्टैंडर्ड सैंपल होते हैं, ठीक है, जो हमारे मेन स्टैंडर्ड दवाएं होती हैं, उनको यहाँ पे ये कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद यहाँ पे ये रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी रेफरेंस होता है, ठीक है, जिससे हमारा बाकी चीज़ें जो है रेफरेंस लेके बनाई जाती है, उसको भी हमारा प्रिपेयर और मेंटेन करता है। उसके बाद ये हमारा माइक्रोबियल कल्चर्स को भी मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद इट परफॉर्म एनी अदर ड्यूटीज इंटरेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई और भी जिम्मेदारी इसको सौंपी जाती है तो उनको भी ये परफॉर्म करता है। उसके बाद इट इट एक्ट एज एन एपलेट अथॉरिटी इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि जब भी कोई विवाद वगैरह होता है, ठीक है, तो ये अपना जो है कह सकते हो ये अपना जो है अपना मत रखते हैं, ठीक है, मतलब अपना पक्ष रखते हैं, मतलब कि ये कह सकते हो थोड़ा सा उसमें मैटर को सॉल्व करने के लिए भी हमारा जो है अपना कह सकते हो एक पक्ष रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑफ ड्रग एनालिसिस, ठीक है, यानी कि ड्रग एनालिसिस के लिए जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है वो भी हमारे ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इट एडवाइजेज द सेंट्रल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो जो हमारी सेंट्रल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, तो उनको भी एडवाइस करने का काम हमारा ये करती है, जो भी क्वालिटी और टॉक्सिसिटी के रिलेटेड। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है अपने गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट के बारे में। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो हमारे पर्सन हो जो कि एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, और ये गवर्नमेंट लेवल के होते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट क्या होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड रोल विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ड्रग क्वालिटी कंट्रोल टिपिकली एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट हेल्थ और रेगुलेटरी एजेंसीज, यानी कि जो भी हमारा हेल्थ एजेंसीज होती हैं, ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, उनके द्वारा ये हमारा जो है अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर द सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो सिंपल सी बात, ये हमारा एनालाइज करके क्या करेंगे, हमारी सेफ्टी एफिकेसी और क्वालिटी को यहाँ पे इंश्योर करते हैं, ठीक है, हमारे कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस की और जो भी ड्रग्स हैं। उसके बाद दे वर्क इन गवर्नमेंट लेबोरेटरी सच एज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, यानी कि देखिए ये हमारा जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है या फिर स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उस लेवल पे ये हमारे काम करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट मस्ट हैव मास्टर्स इन फार्मेसी, यानी कि देखिए मास्टर होना चाहिए हमारा फार्मेसी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सभी में से किसी में भी। और मे रिक्वायर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन रीजन, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी जो है हमारा चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ही और सी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। तो सिंपल सी बात है भाई, लेबोरेटरी में हमारी बहुत ही अच्छी उसकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, उनसे भी हमारा वो फैमिलियर होना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी इन यूजिंग, यानी जो भी लैब इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हमारा मतलब जो भी अलग अलग टाइप, जैसे HPLC हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, उसके बाद वेरियस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, तो इन सभी को हमारे यहाँ पे यूज करने के लिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसको नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शनिंग की बात करें तो ये हमारे क्या करते हैं, हमारा जो भी टेस्टिंग और एनालिसिस है, जैसे देखिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में जो एनालिसिस है वो परफॉर्म कौन करते हैं, वो हमारे यही करते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सैंपल एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग, तो सभी काम यही करते हैं, ठीक है, जैसे टेक्निकल सपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, ये सभी चीज़ें। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप का मतलब कि ये हमारे जो है अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट के रोल के अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अंदर फिफ्थ हमारा आता है स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी जो है लेबोरेटरी होती है जो कि स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है, फॉर टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग ड्रग्स, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर ड्रग हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में ही टेस्ट होगी, कुछ स्टेट लेवल पे भी होती हैं। फंक्शंस की बात करो तो टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सैंपल एनालिसिस, सिंपल सी बात है कि अपने स्टेट में जो भी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट फॉर रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक हेल्थ रिसर्च और कोलैबोरेशन, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं।
अब सिक्स हमारा इसके अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वो कह सकते हो संस्था होती है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस फॉर ड्रग इंपोर्ट, यानी कि ड्रग इंपोर्ट के रिलेटेड जो भी लाइसेंस होता है वो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स देम फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टू इशू लाइसेंस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर एंड सेल फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए जो भी लाइसेंस अभी हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, हम लोगों ने पढ़े अपने इंपोर्ट लाइसेंस, सेल लाइसेंस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, तो वो सभी लाइसेंस हमारा प्रोवाइड कौन करता है? हमारे यही लाइसेंसिंग अथॉरिटी। हम लोगों ने इतने दिनों से यही सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इट इज द चॉइस ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू आइदर इशू और रिफ्यूज लाइसेंस टू द एप्लीकेंट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट दे सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब रूल, यानी कि अगर वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब तो वो लाइसेंस देती हैं, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके हाथ में कि वो लाइसेंस को रिफ्यूज भी कर सकती हैं। इफ द licensee fails to follow any conditions of license, the licensing authority can cancel और suspend their license, मतलब कि एक बार इशू करने के बाद भी अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके लाइसेंस को यहाँ पे कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकती है। आफ्टर प्रोवाइडिंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक बार वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए जो भी गलती हुई है, और अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो उसके लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकते हैं। हाउएवर द डिसीजन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुछ गलत डिसीजन दे देती है तो उसको यहाँ पे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने कुछ कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में, तो देखिए ये हमारे कह सकते हो ये हमारी कुछ ऐसी जो है अथॉरिटी होती है, ठीक है, कुछ हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बड़े बड़े, जैसे कि हमारा ड्रग इंस्पेक्टर्स, ठीक है, इन सबको भी हमारे कह सकते हो जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चर है, सेल है, क्वालिटी कंट्रोल है, उन सभी को कंट्रोल, देखिए जैसे इसका नाम है कंट्रोलिंग, यानी कि चीज़ों को हमारे जो है ड्रग्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी अथॉरिटीज होती हैं वो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो है जो भी हमारा पर्सन है, ठीक है, वो हमारा फार्मेसी ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने कस्टम कलेक्टर्स के बारे में, तो देखिए कस्टम कलेक्टर्स यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये हमारे जो है रिफर किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड एंटिटी, यानी कि ये हमारे कोई स्पेशल जो है कह सकते हो एंटिटी या फिर पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सैंपल, यानी कि देखिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पे कस्टम कलेक्टर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है। दीज कलेक्टर्स आर डिजाइनेटेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। इन्फोर्समेंट का मतलब लागू करना, तो एक्ट को लागू करने के लिए, ठीक है, मतलब कि उसको सभी लोग फॉलो करें, उसके लिए हमारा यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जिसको परफॉर्म करना होता है, वो हमारे कस्टम कलेक्टर्स करते हैं। अब देखिए ये हमारे किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स और रिटेलर्स फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड एनालिसिस। तो देखिए जो भी टेस्टिंग और एनालिसिस है उसके लिए सैंपल्स को कलेक्ट करने का काम हमारे कस्टम कलेक्टर्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टिंग एंड सीजिंग प्रोडक्ट दैट वायलेट, यानी कि अगर कोई भी हमारा एक्ट को वायलेट यानी उसको उल्लंघन करके, ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारी बिक रही है तो उसको सीज करना, इंस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इनके अंदर होती है, ठीक है, इनके अंदर पावर होती है, फिर कह सकते हो गैदरिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस और इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे फॉलो नहीं कर रही है रूल को या फिर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसके रिलेटेड जो भी एविडेंस होता है और डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको इकट्ठा करने का काम भी इनके जो है जिम्मे होता है, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स के बारे में, तो देखिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है। तो देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ड्रग इंस्पेक्टर हमारा क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर इज अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग ड्रग लॉज, यानी कि देखिए जो भी हमारे ड्रग लॉ है उनको इन्फोर्स यानी उनको लागू करना, उनको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की। एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर, यानी कि और ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ताकि हमारी जो है ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी और जो है क्वालिटी हमारा मेंटेन की जा सके, किसकी, हमारे ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स की और जो भी हमारे मेडिकल डिवाइसेज हैं इन सभी की जो है क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी मेंटेन हो, उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो हो, वो जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। उसको अपॉइंट कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दे टिपिकली वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ नेशनल और स्टेट ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज, तो इनके अंडर में ये हमारा मेनली काम करते हैं। अब अगर हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली बात की वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि हमारा बी फार्मा तो होना ही चाहिए, ठीक है, मस्ट हैव अ डिग्री इन फार्मेसी। और उसके बाद हम लोग बात करें तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो है एक 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, यानी शेड्यूल सी के अंदर
हमारे जो भी ड्रग्स हैं उनके रिलेटेड हमारी जो भी कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग है, वहाँ पे हमारा 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर इसके अलावा हम लोग जो है बात करते तो गेन्ड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 3 years इन इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ शेड्यूल सी। यानी कि देखिए वही चीज़ है कि शेड्यूल सी के अंदर जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे लगभग जो है 3 साल से ज़्यादा या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज सर्विस एज DI, ठीक है। तो देखिए मेन चीज़ ये है ना कि ड्रग इंस्पेक्टर ये एक चीज़ का क्या होती है कि बनने के बाद जो है उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब देखिए ये हमारा होता है बनने के बाद, बाकी ये दोनों चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हमारी देखने को मिलती हैं। बाकी हम लोग बात करें तो पावर ऑफ DI की बात करें, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर्स के अंदर हमारी क्या क्या पावर्स देखने को मिलती हैं। तो देखिए ड्रग इंस्पेक्टर हमारा जो है किसी भी प्रेमिसेज यानी किसी भी बिल्डिंग्स जो भी जिसके अंदर भी हमारी ड्रग वगैरह बन रही है, उसको यहाँ पे इंस्पेक्ट यानी कि उसको जो है जाके जांच परख कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे क्या हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग, यानी कि किसी भी ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन और टेस्टिंग के लिए जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर जो है उसको एम्प्लॉय मतलब कि उसको परफॉर्म करने के लिए हमारा जो है कोई भी अगर बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जाके वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे या फिर जो भी हमारा जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, अगर वो सोल्ड की जा रही है, स्टॉक की जा रही है, एक्जिबिट की जा रही है, ऑफर्स या फिर सेल की जा रही है, तो उसको यहाँ पे भी उसको भी इंस्पेक्ट करने का जो है पावर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर होती है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, तो अगर यहाँ पे हमारा कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक है, ठीक है, विच इज बेइंग मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्ड एग्जिबिटेड सोल्ड और बेइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं मतलब कोई भी सैंपल हो, अगर वो हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, स्टॉक किया जा रहा है यानी कि उसको रखा जा रहा है, उसको एग्जिबिट किया जा रहा है, उसको सोल्ड किया जा रहा है, तो उन सभी के सैंपल्स को कलेक्ट करने की पावर होती है। मतलब ये किसी भी सैंपल्स को किसी भी ड्रग को कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी पर्सन हु इज इन द कोर्स ऑफ कन्वेइंग डिलीवरिंग और प्रिपेयरिंग टू डिलीवर सच ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स टू परचेसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो हमारे जो है सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है कह सकते हो इंडस्ट्री वगैरह से भी या फिर किसी पर्सन से भी। मतलब ये जो है किसी शॉप में जाके डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी पर्सन से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, जो कि हमारा क्या कर रहा है, जो कि हमारा इसी सैंपल को जो है बेचने का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स आप सभी को पता होनी ही चाहिए कि इनके अंदर हमारी ये हमारे सबसे कह सकते हो हाई लेवल के लीड जो है इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारी फार्मेसी जो है ड्रग फार्मा फील्ड के अंदर, जो कि हमारे जितने भी मेडिकल शॉप्स होती हैं, ये कहीं भी जाके मतलब सैंपल वगैरह लेके टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, छापा मार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इंटर एंड सर्च, यानी कि ये किसी भी प्लेस में इंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अगर उनको यहाँ पे बिल्कुल भी लगता है, उनको अगर कोई भी शक होता है कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल या डिस्ट्रीब्यूट ऐसी ड्रग की जा रही है जो कि हमारे रूल्स या फिर लॉज को वायलेट कर रही है, यानी उसका उल्लंघन करके अगर ऐसा की जा रही है, अगर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है तो वो यहाँ पे इंटर या सर्च कर सकते हैं। और ये किसी भी व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं, अगर उस पर भी उन्हें कोई किसी भी टाइप का डाउट होता है तो वो स्टॉप करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा जो है रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसके डाटा को एग्जामिन करने का हक भी हमारा ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर होता है। और देखिए ये सारी चीज़ें ड्रग इंस्पेक्टर के पावर के साथ साथ उनकी ड्यूटी के अंदर भी आ जाती है, मतलब कि ये सारी चीज़ें उनके ड्रग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि ड्रग इंस्पेक्टर को ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। जैसे इनकी ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ देखिए क्या क्या होती हैं। इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं उसका इंस्पेक्शन करना कि वहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद सैम्पलिंग लेना, टेस्टिंग मतलब कि सैंपल को लेना, कलेक्ट करना, उसकी टेस्टिंग करना, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें भी हमारा इन ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर में होती हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है, तो जो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको लागू करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, ठीक है, तो किसी भी प्रोसीजर को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर करना, ये सभी चीज़ें इनकी ड्यूटी के अंदर भी आ जाती हैं, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है, तो जो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उसके रिगार्डिंग गाइडेंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना, उसके बाद कोई भी अनऑथराइज्ड ड्रग है तो उसको सीज करना और पब्लिक को जो है अवेयर करना, ये सभी चीज़ें हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ के अंदर आ जाती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 2, और यूनिट 2 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।